अब वक्त है युवा छात्र नेताओं को सुनने का, उनके विचारों को जानने का। यहाँ हमारे साथ मंच पे स्टूडेंट लीडर्स मौजूद हैं। हमारे बीच यहाँ स्टूडेंट लीडर्स मौजूद हैं। अमन वालिया हमारे बीच हैं, जो कि हरियाणा से आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं अपने विचार साझा करने के लिए। अमन वालिया। आओ मिलकर करें तामीर वतन, ऐ दोस्तों कि तुम इंसान हो। पत्थर भी अगर मिलकर हो जाएं खड़े तो दीवार खड़ी हो जाती है। इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, जी हाँ दोस्तों, विभिन्नताओं से भरा हुआ एक ऐसा देश जिसके नाम में भी विभिन्नताएं हैं। 26 जनवरी 1950 को जब आजाद भारत का संविधान घोषित हुआ तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के दिल, दिमाग और आंखों में एक नए हिंदुस्तान के निर्माण का सपना था। एक ऐसा हिंदुस्तान जो विभिन्नताओं से भरे होते हुए भी एकता के सूत्र में पिरोया जा सके। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हर धर्म, जाति, प्रांत, भाषा और समुदाय के लोग मिलकर हिंदुस्तान के निर्माण की गौरव गाथा लिखें। और एक ऐसा हिंदुस्तान जो संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा प्राप्त कर सके। दोस्तों, जिस प्रकार इंद्रधनुष के विभिन्न रंग उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की विभिन्नताएं भी हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाती हैं, क्योंकि इन विभिन्नताओं में भी इंद्रधनुष के रंगों की भांति एकता है। यही है रामायण की वाणी और गीता का ज्ञान यही है। यही है गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान यही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब यही पाए जाते हैं। दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस भी मेरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। जब विभिन्न प्रांतों और समुदायों के लोग अपनी विभिन्नताओं को भूलकर सिर्फ और सिर्फ यह याद रखते हुए कि सबसे पहले वे एक हिंदुस्तानी है, एक स्वर में जय हिंद का नारा लगाते हैं, तो भारत मां का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जब यही लोग कुछ सांप्रदायिक तत्वों के बहकावे में आकर यह भूलकर कि सबसे पहले वे एक हिंदुस्तानी हैं, सांप्रदायिकता का कुलाड़ा लेकर भारत मां को लहूलुहान करते हैं, तो भारत मां का हृदय चित्कार कर कह उठता है कि स्वतंत्र से तो हम परतंत्र भले थे, स्वतंत्र से तो हम परतंत्र भले थे, जंगे आजादी में मिलकर तो चले थे, जंगे आजादी में मिलकर तो चले थे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं उन देशद्रोही गद्दारों की जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं और इस राष्ट्र को विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिनकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी के धागों वाला कपड़ा है, संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस भारत को मातृभूमि कहने में अभी झिझकते हैं। जिनकी नजरों में सिर्फ दोस्तों, अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कितनी विडंबना है कि धर्म, जाति, प्रांत, भाषा और समुदाय के नाम पर आज भी इस आजाद देश में दंगे हो रहे हैं। कभी रेलगाड़ियों में धमाके होते हैं तो कभी बसों को जलाया जाता है, कहीं आरक्षण का मुद्दा है तो कहीं राष्ट्रभाषा का सवाल, कहीं जाति का झगड़ा है तो कहीं प्रांतों का सीमा विवाद। हर कोई बटा है धर्म, जाति, प्रांत, भाषा और समुदाय के नाम पर, और जो खुद बटे हैं उनसे जोड़ने की क्या उम्मीद रखें। पर उम्मीद तो फिर भी कायम है, क्योंकि कोई भी पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संविधान, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। हर हिंदुस्तानी को अपने हृदय में इस बात को अंकित कर लेना होगा कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता का संवेद स्वर हमारा संविधान और हमारी संस्कृति है। अब संविधान और संस्कृति को ही राष्ट्रीय एकता का सेतु बनाना होगा। संस्कृति कोई धर्म नहीं है, संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है। संस्कृति तो सभ्यता, सत्यता और संकल्पों का वो सुंदर स्वरूप है जो इस समस्त राष्ट्र को संगठित, सुदृढ़ एवं सशक्त बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, विचार आपके बहुत अच्छे हैं और शायद अभी बहुत लंबा भी आप बोल सकते हैं, पर समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। अमन का यहाँ पर हम अभिनंदन स्वागत करेंगे आपकी तालियों के साथ, उनको दोहरा प्रोत्साहन। युवा शक्ति से जागृत कण कण। और हमारे अगले स्टूडेंट लीडर वीरेंद्र ठाकुर महाराष्ट्र से FYBA कर रहे हैं, अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। थैंक यू मैम। National integration through culture and constitution. Now the two most important words in the title itself
are integration and through. Because if after 68 years of independence, we are still speaking about integrating the country, there is a problem. But if we are still speaking about through, if we are still speaking about a medium, that is a bigger problem. क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना क्या यूज करना है कंट्री को एक साथ लाने में. अब ये 4 स्टेट्स लो, ओके, वो 4 स्टेट्स लो, ये वाले स्टेट का खाकरा फाफड़ा लो, ये वाले स्टेट का मोदक और वड़ा पाव लो, सबको मिक्स करो, ये लो तुम्हारा इंडियन कल्चर. Definitely Indian culture is not a ragada bhel to be made in such a short time. It is a complex subject which has existed for thousands of years. And the national integration that we are talking about is made up of various aspects like region, religion, education. But the bitter truth is that the education that we all are having, it is dividing us. The schools are dividing us. मेरा दोस्त जो आसाम से है, जो CBSE बोर्ड से है, he knows more about my country, more than me. Whereas I, on the other hand, I belong to some XYZ state board, and I know more about my state than my country. Why? Why should the state culture, why should the regional culture come before the national culture? Britain is a democracy, but they still have the queen. Because the queen is the culture, it is the legacy, it is the heritage. Just as the yogas and the Vedas are our culture, our legacy, our heritage. And for all those people who say that yoga is religion, oh God, please grow up. छोटे छोटे बच्चे आपसे ज़्यादा होशियार है. कल्चर में रिलीजन होता है, रिलीजन में कल्चर नहीं. And this is the place, this is the time where no one is going to listen to your soft voices and your whispers. You need to shout, you need to scream, you need to raise your voice, you need to raise your words. And this Bharatiya Chhatra Sansad is that place where we have come from all over the country, irrespective of caste, culture, region, religion. This is where national integration begins. And this is the place where we say to our enemies, both internal and external, we say to them that this is where I was born, this is where I will die, this is where I will serve, and this is where I will fly. This is my mother India. I will shed my blood to keep it safe and free. Thank you so much. अगर दम है तो आजा, come and take my country from me. जय हिंद. Thank you. Thank you. वीरेंद्र ठाकुर का स्वागत अभिनंदन यहाँ करेंगे इस युवा होनहार का जिनका नाम वीरेंद्र ठाकुर है. आपका जोश वाकई काबिले तारीफ है. और अगले जो स्टूडेंट लीडर हैं कीथ टेनिसन नॉनस्टैंग, जो कि मेघालय से आते हैं, BA कर रहे हैं. आप अपनी बात रखेंगे. I salute the land of the great warrior king, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Greetings to all the participants of the 6th Bharatiya Chhatra Sansad 2016. My name is Keith Tennyson Nongsteng, a student of the Department of Economics, St. Anthony's College, Shillong, Meghalaya. It gives me immense pleasure to be given this opportunity to speak on a topic which is very close to my heart, and one which I believe is part and parcel of the Indian psyche, that is national integration taken through the lens of culture and our constitution. It is an undeniable fact that cultural diversity is one of the key factors that leads to the national integration of a country. Development of a state happens only when its citizens engage in dialogue to unravel the essence of acceptance in the cultural diversities that exist. Our motherland, India, which is a melting pot of various religions and communities, astonishingly has more than 1,600 spoken languages. In the northeastern region alone, 220 languages are known to exist. This is the strength of our great nation. We are so different, yet so united. It is because of this that it can be considered a sine qua non for political peace,
understanding, and cooperation, which are essential ingredients for the political and social stability of our country. Due to the cultural diversities in our country, our people are intermingling and engaging with each other in political, social, and economic activities which continue to expand and broaden the horizon of our great nation since the Stone Ages until the present day. The problem of national integration is a universal one, and it involves reconciliation of all the cultural diversities in order to build up national solidarity. Nationalism and regionalism do not go hand in hand. If nationalism represents the forces of unity and cohesion, regionalism represents the forces of particularistic identity. Thus, in order for us to progress, we must bridge this gap. Communalism is also one other challenge that our country faces. We have seen how in 1947, communalism took its ugly role again, killing thousands of innocent lives. Thus, communalism must be rejected in order to harbor a spirit of tolerance and acceptance. The Constitution of India was written with the sole motive of uniting each and every one of us so that we are accepted to each other under the ideals of liberty, justice, and equality. This, my friends, is India, a land of diversity, but a land of acceptance. I'm to tell you a story that I have been to many places in India. However, being here in Pune, it has been very welcoming, and you people have been very helpful. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सो मच कीथ टेनिसन नॉनस्टेंग मेघालय से आते हैं और यहाँ पर हम उनका अभिनंदन करेंगे आपकी पुरजोर तालियों के साथ इस युवा का कीथ टेनिसन नॉनस्टेंग। और भारतीय छात्र संसद के मंच पर इस समय विराजमान है जहानवी देसाई, जो कि महाराष्ट्र मुंबई से आती हैं, एमपीजी की स्टूडेंट। अपनी बात रखेंगी जहानवी देसाई। यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। Namaste. I am Janvi Desai, and the quote that I just presented was said about Indian culture by Dr. Iqbal, the man behind the concept of Pakistan. As a student of political science, I have been bewildered to find that India does not fit into the definitions of nation, of state, or even of a country. So I began to explore, what is India? Any definition of Indianness will always leave out one section or another of our people. I was almost sure that Indianness cannot be defined when I realized it's actually very simple. Whoever feels Indian is Indian. Our culture supports this. I don't only mean the culture of traditions that we have been handed down. I also mean that culture that you and I follow today in practice. For example, let us look at the food available to us. Our sandwiches are not British. Our pasta and pizza is not Italian. Our burgers are not American. And our noodles are definitely not Chinese. Yet, it is the strength of our culture that all of these, the entire world, has been integrated in one plate without losing a single ounce of the Indian original flavor. Must we question the role of this culture in integrating our nation if it can integrate the world in a plate? The framers of our constitution also embraced this concept. Their simple definition of Indian was a person who was born on our soil. This included the migrant groups of Parsis, of Frenchmen, Spaniards, Portuguese people, and even the Britishers who were born on our land. In 1951, when populations of half the world were still fighting for the right to vote in the world's greatest democracies, every single Indian above the age of 21 was given the right to vote in India's first ever general election. We need look no further beyond our own constitution and our own culture to understand what national integration is. It is what brings us here together as a mass of various ethnic, regional, linguistic, cultural, and even regional identities, still together as one single national identity. Let us combine the persistence of our culture and the principles of our constitution to hold together the marvel that is India.
let the world bring on all it has. We will stand together as one country, one people, and one single nation. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद जाह्नवी देसाई। जाह्नवी देसाई का भी यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर हम अभिनंदन करते हैं इस युवा छात्र नेता का, उनका हौसला बढ़ाते हैं। आपकी तालियों के साथ तो हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। थैंक यू। और हमारे इस बैच की स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं जाह्नवी देसाई। और अब अगला नाम नीरव मंडलेवाला, गुजरात सूरत से आते हैं MBA के स्टूडेंट नीरव मंडलेवाला। जहां ईंटें जुड़ती है वहां मकान बनता है, जहां लोग जुड़ते हैं वहां कारवां बनता है, और जहां अनेक समाज एक साथ रहते हैं वहां हमारा हिंदुस्तान बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं नीरव मंडलेवाला गुजरात से आता हूं और MPG 11 का एक विद्यार्थी हूं। दोस्तों, भारत का नाम लेते ही मन में एक भाव पैदा होता है, एक भक्ति पैदा होती है, एक श्रद्धा पैदा होती है। मेरा भारत, हम सबका भारत एक अतुल्य भारत है, जिसके स्मरण से ही हमारे रोम रोम प्रफुल्लित हो उठते हैं। ऐसा भारत हमेशा एक समर्थवान भारत रहा है। दोस्तों, मैं मजबूत भारत के लिए मजबूत राज्य के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या यह संभव है कि परिवार के कुछ व्यक्ति तरक्की के पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे और कुछ व्यक्ति गरीबी और कंगाली के शिकार होकर बदहाली की ओर जाए? ऐसे में वो परिवार किस आधार पर समृद्ध कहला पाएगा? यह उदाहरण हमारे कमजोर राज्यों के बल पर देश को मजबूत करने के दिव्य सपना पर सटीक ढंग से लागू होता है। अगर हमें देश को मजबूत करना है तो हमें हमारे हर राज्यों को मजबूत करना होगा। हमारे राज्यों को मजबूत करने के लिए उनको आर्थिक पोषण दिया जाए तथा वहां पे खेतीबाड़ी, खनिज संपदा आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाए तो वो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। वैसे ही दोस्तों, आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य जिनके पास कोयला एवं लिग्नाइट जैसी खनिज है, अगर वहां के मजदूर के पसीने की मेहनत से संपादन हुई खनिज की राशि अगर उन्हीं राज्यों को समर्पित की जाए तो वो राज्य समृद्ध राज्य की कतार में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज इस मंच से मुझे बहुत पीड़ा के साथ एक बात कहनी है। हमारे भारत को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद हम हमारे काफी राज्यों को मजबूत नहीं कर पाए। हम उन राज्यों में रोजगार एवं उद्योग पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उन युवाओं को अन्य देशों में और अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। काश हमने इन मसलों पर कुछ समय पहले सोचा होता तो आज हमारे भारत की गणना अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों से कर्जा लेने वाले देश के बदले कर्जा देने वाले देश में होती। वैसे ही दोस्तों, अगर हम युवाओं को एक श्रेष्ठ अखंड मजबूत भारत बनाना है तो जिन्होंने हमें सुशासन का दर्शन कराए, जिनके नाम से हमारी रगों में जोश भर उठता है, वैसे हमारे हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलना होगा। उनके भांति हमें देश की जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी हम विकास कर पाएंगे। हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के भांति देश के लिए बलिदान देने का सौभाग्य नहीं मिला, पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व को मार्गदर्शन देगा, उनकी भविष्यवाणी को साकार करने का दायित्व हम युवाओं को मिला है। चलो हमारे हर राज्य को मजबूत करके दिखाए। अगर राज्य मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। अगर हमारे राज्य एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश विश्व में अनेकों कदम आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे राष्ट्रगीत में भी कहा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये सिद्ध करता है कि हमारे राज्य के मजबूती के लिए, हमारे देश को मजबूती के लिए हमारे राज्यों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो चलो आज इस ऐतिहासिक दिवस पर संकल्प करें हमारे हर गांवों को मजबूत बनाने का, संकल्प करें हमारे हर युवाओं को मजबूत बनाने का, तभी हमारा भारत एक महासत्ता बनेगा। दोस्तों, अगर राज्य का विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो हमारे दिलों में राजनीतिक दलों के झंडे नहीं पर भारत माँ का तिरंगा दिखना चाहिए। जय हिंद, जय जननी, बहुत बहुत जय धन्यवाद नीरव मंडलेवाला। मायर्स MIT के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्र हैं और स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राजनीति का प्रशिक्षण देने का एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जहां विभिन्न स्टूडेंट्स यहां से निकलकर अब देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका
सक्रिय भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये वाकई हम सब के लिए खुशकिस्मती है। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के ये छात्र जिस प्रकार से राजनीति का प्रशिक्षण ले रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का प्रण लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वाकई हमारे लिए गौरव की बात